जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है साथियों। उम्मीद है आप बेहतर होंगे, शानदार होंगे और अपने शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम सीडीपी यानी कि बाल विकास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके सीटेट एग्जाम के साथ साथ सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में जहां पर सीडीपी पूछा जाता है सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसे ही साथियों सीडीपी के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और साथियों आप जो है इसको नहीं पढ़ते तो परीक्षा में समस्या होती है। ठीक है, तो साथियों इस समय एक बात और जान लीजिए कि यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं जो कि साथियों सीटेट के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है और फालतू के प्रश्नों को वीडियो बना करके डालते हैं जो कि आप पढ़ लेते हैं और परीक्षा में एक भी प्रश्न वहां से नहीं जो है फंसता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे चैनल से पढ़ें जो साथियों विश्वसनीय हो और साथियों जो है सीटेट के बारे में जानकारी रखता हो। तो साथियों मैं कई बार सीटेट पास कर चुका हूं, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा भी होगा, मैंने प्रूफ भी दिखाया है, अपनी मार्कशीट भी शो की है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्नों को साथियों लेकर आया हूं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, इस समय साथियों अब मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है थ्योरी भी पढ़ते रहें, क्योंकि बड़े बड़े जो चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, वो भी साथियों केवल क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, जिससे कि परीक्षा में पेपर फंसता नहीं है, क्योंकि साथियों पेपर का पैटर्न लगातार चेंज होता जा रहा है और केवल साथियों क्वेश्चन पढ़ने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो थ्योरी की जानकारी जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप साथियों कितना भी क्वेश्चन कर लीजिए आप जो है पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो साथियों थ्योरी क्लास के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेहतरीन ढंग से साथियों। ठीक है, और जितने भी बड़े चैनल हैं सब साथियों थ्योरी नहीं कराते हैं और थ्योरी वे करवाते हैं कहाँ पर, अपने पेड क्लासेस पर जहाँ पर पैसा आपसे लेते हैं। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ आप पर आपको बेहतरीन ढंग से सभी क्लासेस मिलती रहेंगी। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। उम्मीद है आपको बहुत ही शानदार और सटीक जानकारी मिलने वाली है और आपको मेरा अंदाज जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों पहले प्रश्न से। तो ध्यान से देखिएगा और कैसा रहा तरीका जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। तो साथियों पहला प्रश्न देखते हैं, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो साथियों किस अवस्था में बढ़ जाती है, तो ये साथियों आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, क्योंकि बाल्यावस्था को साथियों दो भागों में बांट दिया गया है, एक पूर्व की बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो यहाँ पर जब उत्तर बाल्यावस्था होती है उसमें साथियों बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति साथियों बहुत अधिक क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये साथियों आपका क्या हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देखिए समझते हुए चलेंगे हम एक एक ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है, विकास एक जैविक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि साथियों जो विकास होता है वो साथियों जीवों में होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। और विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, तो ये आपका साथियों गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि साथियों विकास जो है इसको हम माप नहीं सकते। लंबाई चौड़ाई अन्य को तो हम माप सकते हैं, लेकिन वृद्धि जिसको वृद्धि कहते हैं, लंबाई में वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि। ठीक है, लेकिन साथियों मानसिक विकास, ठीक है, और साथियों किसी कार्य को करके सीख लेना, इन सभी को हम क्या करते हैं साथियों, माप नहीं सकते हैं, जो कि एक विकास का हिस्सा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका भी गलत हो जाएगा। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी ये भी सही है। और इसके बाद है आपका सीखना व्यवहार परिवर्तन में एक प्रक्रिया है। जैसे कि हम कोई चीज सीखते हैं तो हमारे व्यवहार व्यवहार में, ठीक है, बिहेवियर में परिवर्तन आता है। तो आपका ऑप्शन डी भी सही है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि वही वाला गलत है, तो गलत ही पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास कितनी वर्ष की आयु में होता है। तो साथियों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका, यानी कि 11 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, यानी कि जो तर्क करने की शक्ति होती है, जिज्ञासा यानी कि सोचने विचारने की क्षमता, ठीक है, सोचने की क्षमता, और निरीक्षण यानी कि देखने की परखने की क्षमता, इसका साथियों विकास कब होता है, आपका 11 वर्ष की अवस्था में। और इसको क्या कहेंगे हम साथियों, बाल्यावस्था। क्या, बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है साथियों आपको समझ में आया होगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सा स्कॉलेस्टिक डोमेन में
फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपकरण नहीं है। तो यहाँ पर साथियों स्कॉलेस्टिक डोमेन मतलब शैक्षिक डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। तो बातचीत कौशल साथियों ये भी रचनात्मक उपकरण में आएगा, और बहुविकल्पीय प्रश्न ये भी साथियों आपका जो है उपकरण में आएगा, और मौखिक प्रश्न ये भी साथियों आपका रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण में आता है। तो वहां पर जो साथियों प्रोजेक्ट्स है इसको साथियों हम तैयार करते हैं। ठीक है, तैयार करने की गतिविधि साथियों एक रचनात्मक होता है, लेकिन जब प्रोजेक्ट्स तैयार हो जाता है तो उन प्रोजेक्ट्स को हम रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही। और आपका बातचीत कौशल, बहुविकल्पी प्रश्न और मौखिक प्रश्न ये सभी रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आएंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट के उपकरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना किसका एक भाग है? तो ब्रिजेश के अनुसार साथियों उत्तेजना किसका एक भाग है? तो संवेगात्मक विकास का। जब साथियों बालकों में संवेगात्मक विकास होगा यानी कि फीलिंग्स आएंगी, तो साथियों ये आपका जो है उत्तेजना बच्चों में तभी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सामाजिक विकास नहीं है, शारीरिक विकास नहीं है, मानसिक विकास नहीं है। जब तक बच्चों में संवेगात्मक विकास नहीं होगा तब तक बच्चों में उत्तेजना का विकास नहीं होगा। और ये साथियों किसके अनुसार है? ब्रिजेश के अनुसार है, जो कि बिल्कुल सही है। इसको आप ध्यान में रखे रहिए। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? तो विशेष शिक्षा की बात करें तो ये साथियों प्रतिभावान छात्रों की शिक्षा के लिए नहीं है। ठीक है, ये साथियों आपका विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम है। ठीक है, तो यानी कि विकलांगों के लिए, चाहे वो साथियों किसी भी रूप में विकलांग हो, उनके लिए एक साथियों शैक्षिक कार्यक्रम होता है विशेष शिक्षा, जो कि उनके लिए अलग से साथियों शिक्षा जो है चलाई जाती है, शिक्षा ग्रहण कराया जाता है ऐसे बालकों के लिए जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये साथियों शिक्षक प्रशिक्षण नहीं है, ना तो मंदबुद्धि बालकों के लिए है। किसके लिए है विशेष शिक्षा? विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा होती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता निम्न में से कौन है? तो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने जो है ये बुद्धि परीक्षण के क्या कहलाते हैं? जन्मदाता कहलाते हैं। तो ये आपका यूपी टेट में कई बार पूछा गया है, सीटेट में पूछा गया है, और बहुत अन्य सारी भर्तियों में भी पूछा गया है। तो काफी महत्वपूर्ण है। अल्फ्रेड बिने जो है ये बुद्ध परीक्षण निर्माण की क्या है साथियों? जन्मदाता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्नों के मामले में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये हमको पहचानना है। पहला ऑप्शन है, यहाँ तक कि एक अनुभवहीन शिक्षक आसानी से प्रश्न तैयार कर सकता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि साथियों एक अनुभवहीन शिक्षक अगर है तो वो आसानी से प्रश्नों को तैयार नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया गया है कि तैयार कर लेगा। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, और यही पूछा भी गया है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, बाकी अन्य ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, जैसे कि सभी विकल्प प्रशंसनीय प्रतीत होंगे, बिल्कुल, क्योंकि जितने भी प्रश्न आपके दिए होंगे उनका जितना भी विकल्प दिया होगा सभी एक अच्छे विकल्प होंगे। और अगला दिया गया है कि कंप्यूटर द्वारा त्रुटि मुक्त और त्वरित मूल्यांकन संभव है। तो बिल्कुल साथियों इस समय जितनी भी कॉपियां जो है चेक होती हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की होती हैं, आपको पता है कि कंप्यूटर के माध्यम से फटाफट बहुत तेजी के साथ चेक कर ली जाती हैं बिना किसी त्रुटि के। ठीक है, और अगला है विकल्पों में से केवल एक ही सही। तो कि आप डी भी लगा सकते हैं और ए भी, लेकिन ए यहाँ पर आपका बहुत सटीक उत्तर होगा। तो ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया किसके अंतर्निहित हैं? ठीक है, तो क्या क्या साथियों? आपका प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक और संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया किसके अंतर्निहित हैं? तो यहाँ पर अनुकूलन के, प्रेरक पेशी विकास और समस्या समाधान, विचारात्मक प्रक्रिया। तो जितने भी साथियों ये प्रक्रियाएं हैं वो साथियों आपका विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। क्यों? क्योंकि साथियों जब तक हमारे मस्तिष्क में विचार नहीं बनेंगे, हम विचार नहीं करेंगे, तब तक किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, अवधारणा नहीं बनेगा, प्रतीक एवं संकेत नहीं बनेगा, भाषा का विकास नहीं होगा, शारीरिक क्रिया नहीं होगी, ना तो मानसिक क्रिया होगी। सब कुछ हमारे विचारों पर निर्भर करेगा, वैचारिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, जॉन डीवी के अनुसार स्कूलों के छात्रों के लिए निम्न में से क्या तैयार करना चाहिए?
तो साथियों जो स्कूल के छात्र हैं उनके लिए हमको क्या तैयार करना चाहिए, ठीक है। तो जॉन डीवी के अनुसार ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों जो वर्तमान जीवन है इसी को तैयार कराना है। छात्रों के जीवन को वर्तमान जीवन से ढालना है कि कैसे उनको साथियों अपना जो है जीवन यापन करना है, कैसे रहना है, कैसा व्यवहार करना है, सब कुछ साथियों वर्तमान जीवन के अनुसार जो है ये हमको उनको ढालकर सिखाना है, ठीक है। तो यहाँ छात्रों के लिए हमको क्या करना तैयार करना है, वर्तमान जीवन तैयार करना है। बिल्कुल ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके निम्न में से किस भाव को दर्शाता है, ठीक है। जो छोटा बच्चा होता है अगर उसको हम खिलौना दें या कोई अन्य वस्तु दें तो वो उसको साथियों बार बार फेंकता है और तोड़ फोड़ करके उनकी पार्ट्स को अलग करता है, ठीक है। तो वो साथियों किस भाव को दर्शाता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा। जिज्ञासा प्रवृत्ति को दर्शाता है, यानी कि जानने की इच्छा बच्चा करता है कि ये चीज कैसे कैसे बनी है, कौन से पार्ट से बनी है। क्योंकि आप बच्चों को देखते होंगे कि बच्चा जो है उन चीजों को तोड़कर खिलौनों को, ठीक है, पुनः उसी तरह बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके अंदर जिज्ञासा आती है कि कैसे हम जो है इस खिलौने को अपने तरीके से बना सकते हैं और किस किस चीज से ये खिलौना बना हुआ है, ठीक है। तो यानी कि जानने की इच्छा को ही क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने वालों की कमियों और कठिनाइयों को पहचानता है, ठीक है। तो किस प्रकार का मूल्यांकन जो है कमियों और कठिनाइयों को पहचानता है, प्लेसमेंट, सारांश, सतत, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला है नैदानिक। तो नैदानिक, ठीक है, नैदानिक का मतलब होता है, समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर नैदानिक क्यों सही होगा, नैदानिक का मतलब होता है किसी प्रक्रिया में साथियों, ठीक है, किसी चीज को सीखने की प्रक्रिया में, किसी चीज को करने की प्रक्रिया में जो भी गलतियां हो रही हैं उसको सुधारने के लिए हम जो उसकी पहचान करते हैं, ठीक है, कि क्या क्या गलतियां हमसे हो रही हैं, या एक शिक्षक जो है बच्चों में ये प्रक्रिया अपनाता है, नैदानिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी वाला प्रक्रिया, कि बच्चे कहाँ कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं सीखने में, ठीक है। तो यही प्रक्रिया नैदानिक प्रक्रिया होती है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल डी सही हो जाएगा, नैदानिक प्रक्रिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि किसके विकास से होती है। तो शरीर के आकार में वृद्धि किसके विकास से होती है, तो ये आपका शारीरिक और गत्यात्मक विकास से होता है, ठीक है। जब साथियों शारीरिक यानी कि शारीरिक विकास होगा और गत्यात्मक विकास होगा, यानी कि जैसे जैसे बच्चे का शरीर बढ़ेगा, ठीक है, वैसे उसके उसके शरीर के आकार की वृद्धि होगी। और जैसे जैसे बच्चा चलने फिरने लगेगा यानी कि गत्यात्मक वृद्धि करेगा, गत्यात्मक विकास करेगा, तो उसका जो शरीर है उसका आकार बदलेगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संवेग बढ़ने से नहीं होगा, केवल संज्ञान बढ़ने से नहीं, केवल नैतिक विकास से नहीं, ठीक है। जब उसका शारीरिक और गत्यात्मक विकास होगा तो उसके शरीर में ऑटोमेटिक जो है साथियों क्या होगा, जो है उसका वृद्धि हो जाएगा, उसके शरीर की वृद्धि हो जाएगी। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। तो पूरा वीडियो साथियों जरूर देखकर जाइएगा क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से साथियों आप देखिएगा कि आपके पेपर 1 और 2 में दोनों जगह यहाँ पे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो साथियों टोटल 25 प्रश्न हैं, जरूर देखकर जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं तो उनके उसके सीखने की क्षमता में किसकी गिरावट आती है। तो साथियों किसकी गिरावट आती है, तो यहाँ पर उनके गति में गिरावट आती है, ठीक है, गुणवत्ता में नहीं आएगी। क्योंकि जितना लोग बड़े होते हैं उनकी गुणवत्ता वैसे वैसे बढ़ती जाती है, उनकी मात्रा भी बढ़ेगी, पावर भी बढ़ेगा, ठीक है, शक्ति भी बढ़ेगी। लेकिन साथियों उनकी जो गति है वो धीमी हो जाती है, गिरावट आ जाती है, ठीक है। क्यों आती है, क्योंकि आप जब एक बच्चा देखते हैं तो बच्चा जो है सीखने की उसकी गति बहुत तेज होती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है गति उनकी धीमी हो जाती है, बल्कि उनके पावर यानी कि शक्ति में, गुणवत्ता में, मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उम्र बढ़ने के साथ साथ गति में तो कमी होगी, लेकिन पावर में यानी कि शक्ति में, गुणवत्ता में और मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला चरण कौन है, ठीक है, प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्राकल्पना का निर्माण करना। तो यहाँ पर आपका जो समस्या के प्रति जागरूकता, ठीक है, क्यों, क्योंकि यह पहला जो वैज्ञानिक पद्धति है इसका पहला चरण है।
क्योंकि जब तक हम साथियों समस्या के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे, तब तक हम समस्या को पहचान नहीं पाएँगे, ना तो इसके लिए कोई कदम उठा पाएँगे। तो सबसे पहला हमारा कदम क्या होता है कि समस्या के प्रति क्या होना, जागरूक होना, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कालानुक्रमिक आयु और शिष्य की मानसिक आयु दोनों 7 वर्ष हैं, उसे निम्न में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? ठीक है साथियों की अगर हम यहाँ पर बात करें बुद्धि लब्धि के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर आयु यानी कि बच्चे की जो आयु है यानी कि उसकी उम्र है और शिष्य की मानसिक आयु दोनों साथियों आपका 7 वर्ष है, ठीक है। तो उसे निम्न में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो साथियों इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, बुद्धि लब्धि इक्वल यानी कि IQ इक्वल होता है कि उसकी मानसिक आयु को हम ऊपर रखते हैं, चूंकि दोनों समान है तो मानसिक आयु बटे, ठीक है, उसकी वास्तविक आयु गुणे 100 यानी कि ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ ये दोनों कट जाएंगे और आ जाएगा आपका 100, जो कि साथियों 100 किसके अंतर्गत आएगा, एक सामान्य बुद्धि लब्धि बालक इसमें आते हैं, ठीक है, यानी कि सामान्य बुद्धि वाला बालक इसमें आता है। अगर उसका मानसिक और शारीरिक दोनों साथियों जो है आयु जो है इक्वल है, तो वो किसमें आएगा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वृद्धि का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, तो वृद्धि यानी कि बढ़ना, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आकार व भार से बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साथियों वृद्धि जो है, जब बच्चे का आकार बढ़ता है, उसका साइज बढ़ता है, हाथ की लंबाई, पैर की लंबाई, ठीक है, शरीर की मोटाई और उसका भार, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो 3 से 5 किलो, ठीक है, 2.5 किलो ऐसे उसका वजन होता है, लेकिन धीरे-धीरे 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो ऐसे-ऐसे बढ़ता है। तो उसका वृद्धि दोनों पर निर्भर करता है, आकार और भार पर, ठीक है? केवल आकार पर नहीं कहेंगे, केवल भार पर नहीं कहेंगे। और साथियों टैग वर्ड्स में आप जानते होंगे कि जहाँ-जहाँ केवल आ जाए सीटेट में, वहाँ वो ऑप्शन आपके पहले ही गलत हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि वृद्धि जो है आकार और भार दोनों पर निर्भर करता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो साथियों सही प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शंस की बात कर रहा है, और उचित व्यवहार यानी कि अच्छे बिहेवियर को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए एक बच्चे के प्रति? यहाँ पर अज्ञात है तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, कठोरता भी गलत हो गया क्योंकि निगेटिव टैग वर्ड है, और यहाँ पर पुरस्कार हो गया ये भी साथियों, क्योंकि बच्चे को अच्छा व्यवहार कराने के लिए हम बार-बार उसको पुरस्कार देंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि बार-बार पुरस्कार पाने पर उसका साथियों मन जो है कुंठित हो जाएगा, और कुछ समय बाद अगर वो साथियों पुरस्कार नहीं पाएगा तो अच्छा व्यवहार करना बंद कर देगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो तरीका है वो आपका प्रशंसा है। अगर कोई बच्चा कार्य कर रहा है तो उसकी आप प्रशंसा करिए, तो बच्चा अपने आप जो है मोटिवेट होकर सही प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार करना चालू करेगा, बिना कुछ करे, बिना कुछ कहे, ठीक है? तो प्रशंसा यहाँ पर अच्छा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण आपके लिए। किशोरा अवस्था की अवधि कितने से कितने वर्ष तक होती है? ठीक है, तो किशोरा अवस्था की अवधि यानी कि समय काल को बताना है चारों ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले हमको अवस्था के बारे में जानना बेहद जरूरी है, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो साथियों यहाँ पर बच्चों की अवस्थाओं को 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला जो आपका होता है वो आपका साथियों शैशवावस्था होता है, ठीक है? ये साथियों आपका 1 से 5 वर्ष होता है, कहीं-कहीं पर आपको 6 वर्ष भी मिलेगा, 1 से 6 वर्ष, ठीक है? और दूसरा होता है आपका बाल्यावस्था, जो कि साथियों आपका होता है साथियों 6 से 11 वर्ष, और तीसरा होता है आपका किशोरा अवस्था 12 से 18 या 19 वर्ष तक, ठीक है? कहीं-कहीं पर आपको 18 और कहीं पर 19 भी मिलेगा। और इसके बाद चौथा होता है आपका प्रौढ़ा अवस्था, ठीक है? तो यहाँ पर किशोरावस्था की बात करें तो सबसे सटीक जो उम्र है वो 12 से 19 वर्ष दिया गया है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण। इनमें से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? यानी कि जो साथियों बच्चे के जन्म के साथ उनके साथ आता है, जो प्रेरक उत्पन्न होते हैं, वे साथियों जन्मजात प्रेरक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बच्चा पैदा होता है तो उसको जन्म से ही भूख लगना चालू हो जाता है, प्यास भी लगती है, ठीक है? और नींद भी आती है। यानी कि इसके लिए उसको हमको सिखाना नहीं पड़ता कुछ, ठीक है? जैसे भूख, प्यास और नींद के लिए ये बच्चों में ऑटोमेटिक अपने आप जो है जन्मजात रहता है। लेकिन साथियों आदत उसको सिखानी पड़ती है, जैसे बड़ा होने पर हाथ धोना, नहाना,
ठीक है, काम करना, ठीक है, अपनी साफ सफाई करना, ये साथियों आदत बनाना पड़ता है, जो कि जन्मजात प्रेरक नहीं होता। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम कौन सा है? तो वंश क्रम संबंधी नियम आपका कौन सा है? प्रयासों का नियम, गलत, सीखने का, समानता का नियम, स्वास्थ्य का नियम। तो समानता का जो नियम है ये वंश क्रम संबंधी नियम है, इसको आप जानते रहिए, समझते रहिए। समानता का नियम किससे संबंधित है? वंश क्रम नियम से संबंधित है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, 3 क्वेश्चन और हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जन्मजात अभिप्रेरक हैं? यानी कि जो कि जन्म से बच्चे में पैदा होते ही अभिप्रेरक उत्पन्न हो, वही जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने ऊपर चर्चा किया था, तो यहाँ पर साथियों जो खेलना है ये बच्चे में धीरे धीरे आता है। जैसे कि बच्चा जब साथियों 5 से 6 साल का होता है तो जो है धीरे धीरे खेलना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर जो खेलना है ये साथियों जन्मजात नहीं है। प्रशंसा बच्चा ना तो करता है ना तो सुनता है जन्म से, ठीक है, ये बाद में उसमें आता है। और क्रोध भी धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसमें क्रोध आना उत्पन्न होता है। लेकिन साथियों जो निद्रा है, साथ में आपका भूख प्यास, ये सभी आपका क्या है साथियों? जन्मजात अभिप्रेरक हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? तो वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? ये एक दूसरे के विरोधी हैं, बिल्कुल गलत। क्योंकि साथियों वृद्धि जब तक नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगा, और जब तक साथियों विकास नहीं होगा तब तक वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, एक दूसरे के समान है, बिल्कुल गलत, एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि साथियों जो वृद्धि होगा, जब तक वृद्धि नहीं होगा बच्चे में तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे का विकास हो रहा है। और विकास के अंतर्गत उसकी मानसिक प्रक्रिया, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया, ये सभी विकास के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जब तक साथियों विकास नहीं होगा तब तक उसकी वृद्धि भी नहीं होगी। तो ये साथियों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच कौन संबंध होना चाहिए? एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के बीच कौन सा संबंध होना चाहिए? स्नेह का, यानी कि प्रेम का, बिल्कुल सही। विश्वास का और सम्मान का। तो ये सभी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी में जब तक प्रेम भाव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं होगा, तब तक साथियों शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध अच्छा नहीं होगा और ना ही विकास इससे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, बेहद अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझा होगा। तो साथियों ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न, बाल विकास का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो बाल विकास का सही क्रम कौन सा है? तो क्या पहले प्रौढ़ावस्था आता है? बिल्कुल गलत। पूर्व किशोरावस्था? बिल्कुल गलत। ठीक है, तो यहाँ पर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अभी हमने ऊपर एक जगह आपको बताया, पहले क्या आता है साथियों? शैशवावस्था, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है ऑप्शन में। पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था का उम्र की बात करें तो 1 से 5 वर्ष या 1 से 6 वर्ष, ठीक है, कहीं कहीं पर मिलेगा। बाल्यावस्था की 6 से 11 वर्ष, किशोरावस्था की 12 से 19 वर्ष, प्रौढ़ावस्था की, ठीक है, 18 प्लस या 19 प्लस आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद है साथियों आपने एंजॉय किया होगा, अच्छे से सीखा होगा। इसका पीडीएफ साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल राज एकेडमी प्रयागराज पर मिल जाएगा, जिसका लिंक साथियों नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो जाइए साथियों ज्वाइन कीजिए, और ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अगली वीडियो मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।